हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा हमारे आज का केमिस्ट्री का 4th क्लास है और अब तक की जो 3 क्लास हुए मैंने उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पढ़ाया है। मतलब सबसे पहले क्लास में मैंने बच्चों को टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बताया। टेट्रावैलेंसी कार्बन के बाद में मैंने उनको हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताया। देन किसी कंपाउंड में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल कैसे निकालते वो सिखाया। और बाद में फिर एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जैसे ही हम लोग एंटर हुए, मैंने बताया बच्चों को कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अब किसी भी कंपाउंड की नेमिंग लिखने तो नेमिंग लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कॉमन नेम सिस्टम और एक होता है आईयूपीएसी नेम ऑफ द सिस्टम। तो अब तक की जो मैंने क्लास में पढ़ा है मैक्सिमम बच्चों को यही बताया गया है कि व्हाट इज अ पर्टिकुलर, मतलब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपको कंडेंस फॉर्म में देते हैं तो उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे और स्ट्रक्चरल फॉर्म से उसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे। अब जो मेरा नया टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज अनदर टॉपिक आज का 4th क्लास में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे की जाती है। बट ये नॉमेनक्लेचर बताने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आज का टॉपिक यही है बेटा, दैट इज ए representation of representation representation of ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलो या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये भी सीखना जरूरी है क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखो उसमें ये दिया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जो एनसीईआरटी में एक ही लिखा है दैट इज अ वेज एंड डैश मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज ए वेज एंड डैश मॉडल बोलो या वेज एंड डैश फॉर्म बोलो, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, वेज मतलब क्या होगा, आई एक्सप्लेन द वेज मतलब क्या होगा कि इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं या वेज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया वेज, दिस इज कॉल्ड एज ए वेज। बेटा डैश जो होती है वो इस तरह से होती है, लाइन 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 आती है, इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज ए डैश। तो एक आ गया वेज, एक आ गया डैश, राइट। और आपको कहीं पे ऐसी सिंगल लाइन दिख जाए तो ये बोलना दिस इज अ लाइन। बेटा वेज का मतलब होता है कि वो एटम और ग्रुप इट इज अबोव द प्लेन, इट इज अबोव द प्लेन, वो प्लेन से ऊपर है। डैश पे अगर कोई एटम या ग्रुप लगा हो तो इट इज बिलो द प्लेन, इट इज बिलो द प्लेन। और लाइन पे कोई एटम होता है दैट इज ऑन द प्लेन, दैट इज ऑन द प्लेन। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1, हम बात कर रहे हैं बेटा CH4 की। हम जो बात कर रहे हैं CH4, और आप जानते हो CH4 का नाम क्या है बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए मीथेन। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरह से। अगर मुझे इसे 3D में रिप्रेजेंट करना है दैट इज ए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब ऐसे होगा 3 डायमेंशनल में कि कार्बन से हाइड्रोजन इस तरह से लगा है ऑन द प्लेन, कार्बन से हाइड्रोजन इस तरह से लगा है ऑन द प्लेन, फिर एक कार्बन से हाइड्रोजन एक इस तरह से लगा, ये प्लेन से बाहर आपकी तरफ है, और एक कार्बन से हाइड्रोजन एक मेरी तरफ आ रहा है बैक साइड। तो 3D रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाया जाता है। अगर मुझे 3D रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूँ। बेटा ये है सेंट्रल एटम कार्बन पे एक H है, H है, तो ये कार्बन से हाइड्रोजन इट इज ऑन द प्लेन है। और ये जो है बेटा ये इस तरह से मैंने बता दिया, ये हाइड्रोजन ऐसे प्लेन से बाहर है, बोर्ड से बाहर है। और ये जो डैश दे रहा हूं मैं, ये जो डैश मेंशन कर रहा हूं बेटा, ये भी हाइड्रोजन लेकिन ये बोर्ड के पीछे है। तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल बाय द वेज एंड डैश मॉडल, राइट। चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये जो तरीका मैंने बनाया है ये हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अब मुझे इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा 3 पढ़ाने हैं, वो है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले, देन न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सॉ एंड हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले। इसकी जरूरत हमको हमारे केमिस्ट्री में लगने वाली है, मैं आपको ये भी इधर ही पढ़ा देता हूँ। राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
बेटा अब जो आएगा दैट इज द सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मुझे बताना है, एंड दैट इज ए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। और बेटा ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में आपको ये बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू देम आपको एक वर्टिकल लाइन दी जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी जाएगी। बेटा जो वर्टिकल लाइन होती है इसका मतलब होता है कि वर्टिकल लाइन पे कोई भी जो ग्रुप होंगे या कोई भी एटम्स होंगे, बेटा दीज एटम्स और ग्रुप आर बिलो द प्लेन होते हैं, दे आर बिलो द प्लेन हो गए। मतलब अगर इस वर्टिकल लाइन पे कोई भी ग्रुप पे अगर आप एटम रखते हो तो वो प्लेन से पीछे हो जाएगा। और बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है इस लाइन पे जो भी आपने एटम्स या ग्रुप लगाया होगा, दैट इज द एटम्स और ग्रुप, दीज आर अबव द प्लेन होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी ग्रुप और आप एटम लगाते हो दे विल बी अबव द प्लेन, और वर्टिकल पे जो लगाते हो दे आर बिलो द प्लेन। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देखिए बेटा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर COOH है और बेटा यहाँ पर CHO है और यहाँ पर मेरे पास एक OH है और ये H है। बेटा ये कार्बन के पास में देखिए OH और H क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो मैं बताओ बेटा ये हमारा OH और ये जो H है दे आर अबोव द प्लेन, आर अबोव द प्लेन मतलब वो प्लेन से ऊपर है। और आपको ये जो दिख रहा है बेटा ये CHO हो गया और ये COOH दिख रहा, मैं इनको बोलो द COH एंड CHO दे आर बिलो द प्लेन, दे आर बिलो द प्लेन। मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज में जो भी ग्रुप आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टली दिखते हैं, समझो हॉरिजॉन्टली जो भी प्लेन ग्रुप और आइटम आगे दे आर अबव द प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, और जो वर्टिकली है दे आर बिलो द प्लेन। एक एग्जांपल ये हो गया। मैं आपको और ये एग्जांपल दिखाऊंगा जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आने वाला है। ये देखो बेटा COH, मैं यहाँ पर OH कर देता हूँ, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। अब देखो इस केस में OH और H अबव द प्लेन है, OH और H अबव द प्लेन है, COH ये बिलो द प्लेन है। और ये जो मैंने प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया है दिस इज कॉल्ड एज ए फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले, राइट। तो पहला ये देखो बेटा फिशर्स में क्या होती है, एक आपको लाइन आएंगी एज ए वर्टिकली और एक लाइन आएंगी आपकी एज ए हॉरिजेंटली। तो ये हॉरिजेंटल जो लाइन आती है बेटा, हॉरिजेंटल लाइन पे एटम्स एंड ग्रुप आर अबव द प्लेन, और ये जो लाइन आ रही है बेटा दिस लाइन इज कॉल्ड एज ए वर्टिकल लाइन। और हम बोलेंगे बेटा इस वर्टिकल लाइन पे जो भी एटम्स और ग्रुप आएंगे दे आर अबव द प्लेन। ये कैसे आएंगे बेटा, दीज आर द अबव द प्लेन, वर्टिकल वाले क्या आएंगे बिलो द प्लेन। एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। ये था बेटा अपना फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट वन आएगा दैट इज अ न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मेथड से आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बता सकते हो। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले। बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले से आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जो कि हमें आगे पढ़ना है, बट अभी तो उसके बारे में सीख ले कि क्या होता है। बेटा न्यूमैन साहब मतलब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले इन्होंने क्या बताया कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है C2H6 कॉल्ड एज ए ईथेन, ठीक है। अब मैं ईथेन को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा बेटा ईथेन दैट इज ए C2 और H6, C2 और ये रहा यहाँ पर H6, C2H6 आ गया। बेटा यहाँ न्यूमैन के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, न्यूमैन साहब ने बोला कि आपने अपनी आंखें यहाँ लगा देनी है। देखो बेटा आपने अपनी आंखें यहाँ लगा दी है और यहाँ आंखें लगा के यहाँ से देखिए तो आप देखोगे तो ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा बेटा ये फ्रंट कार्बन है और ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये रियर कार्बन है। रियर मतलब बैक वाला, फ्रंट आगे, रियर वाला बैक।
बेटा जो फ्रंट कार्बन आ रहा है, इनके हिसाब से, न्यूमैन के हिसाब से फ्रंट कार्बन को ऐसे डॉट फॉर्म में दिखाया जाता है। ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये फ्रंट कार्बन है, और रियर कार्बन जो है पीछे वाला, उसको सर्कल से दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन्स। अभी देखो ये डॉट, जो फ्रंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे, 3, तो इन्होंने ऐसे बता दिए, एक हाइड्रोजन ये है बेटा, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। बॉन्ड सीधा नहीं बना, सीधा बना देता हूँ, ये हो गया एक हाइड्रोजन ये वाला, एक ये कहाँ पर हुआ, फ्रंट कार्बन पे। अब देखिए रियर कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बेटा अभी आप सोचो, फ्रंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा वो ऐसा है, उसके पीछे और एक इस तरह से लगा हुआ है, तो आपको पीछे वाला पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पर आपको दिखाने के लिए मुझे इसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। टिल्ट करने से आपको पीछे वाला हाइड्रोजन दिखेगा। तो एग्जैक्टली उसी के बैक में है, लेकिन मैं टिल्ट करके शो करता हूँ। ये है एक हाइड्रोजन इसके पीछे, बेटा ये एक हाइड्रोजन इसके पीछे, और एक हाइड्रोजन इसके पीछे। मतलब रियर कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, और फ्रंट कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। बेटा इनके हिसाब से जो भी एटम्स और ग्रुप एक दूसरे को इस तरह से अलाइन करते हैं, तो अलाइन करने से इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होती है, और ज्यादा रिपल्शन होने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अनस्टेबल माना गया, और इस तरह के स्ट्रक्चर को नाम इन्होंने दिया कॉल्ड एज ए एक्लिप्स्ड फॉर्म। बेटा इसका नाम क्या दे दिए, एक्लिप्स फॉर्म। फिर न्यूमैन साहब ने बोला कि जो ईथेन है आपका, कार्बन से लेके कार्बन जुड़ा हुआ है ईथेन, किसी एक कार्बन को फिक्स कर लो और दूसरे कार्बन को इस तरह से गोल गोल घुमाओ। जैसे गोल गोल घुमाओगे तो उसकी ज्योमेट्री चेंज होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो हमने क्या किया, फ्रंट कार्बन को फिक्स कर दिया और रियर कार्बन को 60 डिग्री घुमा लिए। बेटा फ्रंट को फिक्स करके रियर को जब घुमाओगे तो वो कुछ आपको ऐसे दिखेगा। देखो फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ये आ गए, और रियर को 60 डिग्री इस तरह से घुमा लो तो ये वाला हाइड्रोजन वो इस तरफ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन जो यहाँ था वो इस तरफ आ जाएगा, जो हाइड्रोजन यहाँ था बेटा वो इस तरफ आ जाएगा। और देखिए ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से बहुत दूर चले गया, फ्रंट कार्बन वाला ऊपर है, रियर वाला बैकवर्ड है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत कम है, हंस वी कैन से जितनी रिपल्शन कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और न्यूमैन साहब ने ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस को बोला गया है कॉल्ड एज ए स्टैगर्ड, GERED। बेटा इसको बोला गया है स्टैगर्ड फॉर्म, और इसको बोला गया है एक्लिप्स फॉर्म। इस तरह से 2 आ गए हैं, देख लो बेटा इसे। राइट बेटा, यहाँ पर हमने जो देखे एक है स्टैगर्ड एक्लिप्स फॉर्म, और एक्लिप्स हमने बना लिया स्टैगर्ड। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ईथेन, और हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किए है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले। हम और एक एग्जांपल लेंगे बेटा, इसके अलावा और एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, और वो एग्जांपल लेंगे ब्यूटेन का। जानते हो बेटा एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा, C4 8 + 2 10 C4H10। अगर इसको अपन ठीक से बनाए तो ये ऐसे बनता है 1 2 3 एंड 4। तो देखो बेटा ये भी CH3, ये भी CH3, और ये CH2, और ये CH2। अब हमें क्या करना है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा के देखना है। हम क्या करेंगे बेटा, हमारी आंखें इस तरह से लगा लेंगे और हम इस कार्बन को देखेंगे। अब बोलेंगे इसको क्यों नहीं, इसको देख के भी क्या फायदा बेटा, इसके बाद 3 हाइड्रोजन और बड़ा सा ग्रुप आ रहा है। अगर इसको देखेंगे तो ये कार्बन हमारा फ्रंट हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, प्लीज सी वेरी केयरफुली अबाउट दिस वन। राइट, ये फ्रंट है, तो ये वाला कार्बन आपका क्या हो गया, रेयर हो गया। अब न्यूमैन साहब के हिसाब से फ्रंट कार्बन को कैसे बनाओगे, डॉट। राइट, और न्यूमैन साहब के हिसाब से रेयर को कैसे बनाओगे बेटा, एक सर्कल। डॉट मतलब फ्रंट पे 3 और रियर पे भी 3 है, 1 2 3। बेटा फ्रंट कार्बन पे क्या क्या है, मिथाइल HH, ये रहा मिथाइल, ये रहा H, ये रहा H। रियर पे भी क्या है बेटा, ये रहा मिथाइल, ये रहा H, और ये रहा H। हम बोलेंगे बेटा दिस इज कॉल्ड एज ए एक्लिप्स फॉर्म ऑफ द एन-ब्यूटेन। ये क्या हो गया बेटा, एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ द एन-ब्यूटेन। फ्रंट वाले को यार मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि फ्रंट को फिक्स करो, रियर को घुमा लो, आपकी मर्जी बेटा। आप रियर को फिक्स लो, फ्रंट वाले को घुमा लो। तो मैंने फ्रंट को फिक्स रख के रियर को 60 डिग्री घुमा लिया, तो अब मुझे कुछ ऐसे आया,
अब देखो बेटा ये CH3 यहाँ रहा, ये H यहाँ रहा, ये CH3 यहाँ पर आ गया बेटा, ये H यहाँ पर आ गया, ये H यहाँ पर आ गया। गॉट द पॉइंट। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज ए गॉच। फिर बेटा गॉच आने के बाद में पार्शली एक्लिप्स, फिर घुमा लो, फिर आपको फुल्ली एक्लिप्स, सॉरी पूरा फुल्ली स्टैगर्ड। इस तरह से अलग अलग फॉर्म आते जाएंगे। मुझे आपको यही बताना है बेटा कि अकॉर्डिंग टू न्यूमेंस आपको फ्रंट कार्बन को डॉट लगाना है और पीछे वाले को सर्कल बनाना है। ऐसे जब भी आए एक्लिप्स होते हैं, ऐसे जब भी आए स्टैगर्ड होते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहा, ये एक्लिप्स है बेटा, इस फॉर्म को बोलते हैं गॉच, GAUCHE, गॉच फॉर्म। अब इसे गॉच बोलते हैं, स्टैगर्ड क्यों नहीं बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग कन्फॉर्मेशनल एल्जेब्रा में पढ़ लेंगे, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना सिखाया, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में वेज एंड डैश में तो 3D रिप्रेजेंटेशन दी गई है, मैंने आपको वही दे दिया है। लेकिन उसके अलावा एडिशनल भी मैंने दे रहा हूँ, दैट इज ए फिशर भी दे दिया है, और फिशर के बाद न्यूमेंस भी देख लिया है। अब लास्ट है दैट इज ए सॉ हॉर्स, वो भी देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट अभी जो आएगा दैट इज अ फोर्थ वन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले या रिप्रेजेंटेशन। अब इनका भी एग्जांपल अपन ईथेन वाला ही लेंगे, सबसे बेस्ट है बेटा ये C2H6। मतलब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 कार्बन आ रहे हैं और 6 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आ गए। इनके हिसाब से बेटा आपने एक ऐसी आड़ी लाइन देनी है, मतलब ये भी कार्बन है बेटा और ये भी कार्बन है, और यहाँ पर देखिए आप एक Y बना दो इस तरह से, ये भी एक Y बना दो इस तरह से। मतलब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये H H H है बेटा, और ये भी H H H है। अब इसमें फ्रंट वाले को फिक्स करके रियर वाले को ऐसे घुमा लो। अगर आप 60 डिग्री घुमाओगे तो बेटा ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, और ये वाला बाजू आ जाएगा। तो फिर से देखिए आपको कैसे दिखेगा, ये Y तो है लेकिन ये वाला आपको उल्टा Y दिखेगा। मतलब यहाँ पर एक H आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मतलब जब इसको 60 डिग्री घुमाए तो ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये वाला, ये पूरी तरह से यहाँ आ गया। ये जो हाइड्रोजन है आपका ये ऊपर आ गया, ये रहा ऊपर, और जो हाइड्रोजन नीचे था अब वो बाजू में आ गया इस तरह से। तो बेटा सॉ हॉर्स का प्रोजेक्शन फॉर्मूले में देखिए ऐसे जब भी फॉर्म आते हैं, ये H को अलाइन ये H कर रहा, इस H को ये वाला H अलाइन कर रहा, ऐसे फॉर्म को बोला गया है दैट इज कॉल्ड एज ए एक्लिप्स फॉर्म। और ऐसे फॉर्म को बोला गया है बेटा दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्टैगर्ड फॉर्म। तो देखिए बेटा मैंने आपको अभी इस क्लास में 4 रिप्रेजेंटेशन बताए, जबकि हमारी एनसीईआरटी में एक ही रिप्रेजेंटेशन मेंशन किया है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइड्रोकार्बन में एंटर करोगे उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं, तो वो तब पढ़ाने से अच्छा मैं अभी की हेडिंग में आपको चारों करा लिया। सबसे पहला था वेज एंड डैश, सेकंड वन था फिशर, थर्ड वन हमने देखे न्यूमैन साहब का प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और अभी देखे अपन ने सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले। राइट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होने के बाद हम एंटर कर रहे हैं बेटा और एक नया टॉपिक उसी से रिलेटेड है, दैट इज ए होमोलोगस सीरीज। बेटा ये जो होता है ना होमोलोगस सीरीज, मैं आपको एक बात बताऊं, इसका स्टेटमेंट लिखने से अच्छा इसके बारे में सीख ही लो। एग्जाम्पल बेटा मेरे पास में यहाँ CnH2n+2 है, और आप जानते हो इट इज ए जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट बेटा, इट इज ए जनरल फॉर्मूला ऑफ आल्केन। ये आल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर ये आल्केन का जनरल फॉर्मूला है, इसका मतलब इसमें अगर मुझे लिखना है कि इसकी होमोलोगस सीरीज क्या हो सकती है, तो लिसन हियर, आल्केन में n की वैल्यू 1 डालो बेटा, आपको क्या आएगा CH4, n की वैल्यू 2 डालो क्या आएगा C2H6, देन n की वैल्यू 3 डालो C3H8, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, देन C4 इट बिकम H10, देन C5, राइट, 10 + 2 12। बेटा ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज में देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसका है, आप बोलना CH2 का है। बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसका है, CH2 का है। मतलब कैसे, CH4 में CH2 डालो, C + C C2,
4 प्लस 2 C6 H6। यहाँ देखो बेटा C2 प्लस C C3, 6 प्लस 2 H8। अब इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा, सेम, CH2। बेटा इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होगा, सेम, दैट इज CH2। मतलब व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज, बेटा सीरीज विच इज सेपरेटेड बाय CH2 ग्रुप or the series which is differ by CH2 group are called as a homologous series। इतना ही नहीं, आपको मालूम है कार्बन की एटॉमिक वेट 14 है, दैट इज 12 है, और हाइड्रोजन की 2 है, तो 12 प्लस 2 कितना होगा बेटा, 14 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब मीथेन और इथेन के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी देखो तो 14 ही आता है। आपको दिखा दो बेटा, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, आपको मालूम 16 है। इथेन कितनी है, 12 टू 24, 24 प्लस 6 बेटा 30। अब बोलो 16 और 30 के बीच में कितनी मॉलिक्यूलर वेट की डिफरेंस है, 14। उस तरह से बेटा 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 8 कर लो कितना रहा, 44। तो बेटा 30 और 44 का डिफरेंस कितना रहा, 14, राइट। अब वैसे ही अगर ये 44 है, अगर आपको इसकी मॉलिक्यूलर वेट लिखनी है तो क्या करो, 44 में 14 डाल दो ना बेटा, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 5, 58 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्यूटेन। वैसे आप करके भी देख सकते हो, 12 इंटू 4 48 प्लस 10 58, 58 और इसमें देखो कितना आएगा, 14 डालो, 8 प्लस 4 12, 6 62 इज द मॉलिक्यूलर वेट। मतलब द मॉलिक्यूलर वेट आल्सो डिफर्ड बाय 14 atomic mass unit। मतलब the series in which the molecules are separated by a CH2 group or differ by CH2 group or their molecular masses are differ by 14 AMU, such series are called as a what, homologous series। बेटा ये तो मैंने आपको अल्कीन की दिखाया, आप वैसे अल्कीन लिख सकते हो, आप वैसे अल्काइन भी लिख सकते हो। मतलब कोई भी सीरीज अगर दे दे, अल्कोहल की भी दे दे बेटा, एसिड्स की भी दे दे, अगर करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ दी करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स जो होते हैं या करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड होते हैं, अगर इट इज डिफर्ड बाय द CH2 ग्रुप, आप बोल सकते हो दिस सीरीज आर कॉल्ड एज ए होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। इज इट क्लियर? तो बेटा जैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, मैंने आपको होमोलोगस सीरीज दे दिया है। अब हमको देखना है व्हाट आर द, बेटा व्हाट आर द, यहां देखिए बेटा ये कितना आ रहा, 58 आ रहा, 58 प्लस 14, 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 72। तो बेटा ये देखिए 16 और 30 का डिफरेंस 14 आ रहा, 30 और 44 का डिफरेंस 14 आ रहा, 44 और 58 का डिफरेंस 14 आ गया। वैसे ही बेटा 58 प्लस 14 का ऐड कर लो 72, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेंटेन इज 72 आ रहा है। तो it is a series which differ by a 14 AMU or which differ by the CH2 group, such series are called as a homologous series, right। चलो we'll go with it now, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम जाएंगे बेटा nomenclature of organic compound। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेमिंग लिखे जाते हैं, दैट इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, सो ये जो नेमिंग होती है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा ये दो तरह से किए जाते हैं। पहला उसके घर का नाम, घर का नाम मतलब क्या होता है बेटा, इट इज अ कॉमन नेम। कॉमन नेम को हम बोल सकते हैं बेटा इट इज ए ट्राइबल नेम। ट्राइबल नेम या कॉमन नेम ये कहां से आता है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन इट्स सोर्स। मतलब वो कंपाउंड का सोर्स क्या है, उसके सोर्स के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ द सिस्टम। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है IUPAC नेम। बेटा IUPAC नेम जो होते हैं ना, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स फॉलो करके हम इसकी नेमिंग लिखनी है। तो बेटा अभी मैं पहले सबसे पहले आपको कॉमन नेम बता दूं, फिर बाद में हम लोग IUPAC में एंटर करेंगे, राइट। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं बेटा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कॉमन नेम जो होते हैं इट इज बेस्ड ऑन द सोर्स। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं आपसे पूछूं CH4, बेटा CH4 सब बच्चे जानते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इस CH4 के कॉमन नेम लिखने जाऊं, आई राइट बेटा यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा मैं, और कंपाउंड के बाद में उसके कॉमन नेम्स लिखूंगा यहाँ पर। आई राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द कंपाउंड,
और कॉमन नेम मतलब इट इज बेस्ड ऑन द सोर्स, तो हम लोग यहाँ पर उसकी सोर्स भी लिखेंगे। एक एग्जांपल है बेटा CH4। एक्चुअली CH4 का जो सोर्स होता है वो होता है मार्शी प्लेसेस, मतलब जो कीचड़ होता है ना वहां पर ये वाले गैस निकलते हैं, तो कीचड़ को मार्शी प्लेसेस बोला गया। और मार्शी प्लेसेस मतलब वहां से बबल्स निकलते हैं ना, वो गैस है, और वो गैस होती है मीथेन की। तो कॉमन नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड एज ए मार्श गैस। बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए फायर डैम, इसको फायर डैम भी बोलते हैं एंड मार्श गैस भी बोलते हैं। सेकंड वन बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, मैं ये दे रहा हूं। अब जा रहा हूं मैं एसिड पे, HCOH। एक्चुअली जानते हो HCH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या आ रहा बेटा, फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसका सोर्स है रेड एंट, जो लाल चींटी होती है। बट रेड एंट को हमारे ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है फॉर्मिका। इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मिका। रेड एंट जो होते हैं ना, रेड एंट, उनको ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, फॉर्मिका। और ऐसी एसिड जो रेड एंट से आ रही है तो उसका नाम क्या आ गया, फॉर्मिक एसिड, राइट। और एक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एसिड वाले ही चलेंगे, CH3COOH। फिर बेटा और एक काम करेंगे, ये CH3 और COH के बीच में और एक CH2 डाल देंगे। कितना, एक CH2 डाले। फिर एक काम करो, और एक CH2 डाल दो, मतलब दो CH2 हो जाएंगे, देन COOH। फिर बेटा और एक काम करो, और एक CH2 डाल दो, CH3, देन 1 CH2, सेकंड CH2, थर्ड CH2 एंड COOH। 1 2 3 4 5। बेटा एक काम करो, और एक CH2 डाल दो, CH3 के बाद में CH2 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 COOH, राइट। अब देखो इन सबके मैं नाम लिख रहा हूं। बेटा ये जो है इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम आता है एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसका सोर्स है बेटा वेनिगर, इसका सोर्स है वेनिगर। और जानते हो बेटा ग्रीक लैंग्वेज में वेनिगर को क्या बोला जाता है, एसिटम बोला जाता है। ग्रीक लैंग्वेज में वेनिगर को क्या बोला जाता है, एसिटम, हेंस इट इज कॉल्ड एज ए एसिटिक एसिड। अब देखो ये 3 कार्बन वाली एसिड है, इट इज कॉल्ड एज ए प्रोपियोनिक एसिड। क्योंकि इसका सोर्स जो है ना बेटा, एक्चुअली प्रोपेन मतलब ये फर्स्ट फैटी एसिड है, ये हमारी फर्स्ट फैटी एसिड है। और फर्स्ट फैटी एसिड को बोला गया प्रोपियोन, PION, और एसिड है करके ऐसी एसिड लगा दिए। अब ये देखो कितनी कार्बन की एसिड है, 1 2 3 4। बेटा इसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड। और जानते हो ये एसिड का सोर्स क्या है, बटर, जो हम ब्रेड में लगा के खाते हैं ना बटर, उस बटर में ये वाली एसिड होती है। तो सोर्स ऑफ दिस एसिड इज व्हाट बेटा, बटर कॉल्ड एज ए ब्यूटेरिक एसिड। आई होप आप बच्चों को 7th वाला नहीं दिख रहा होगा, बट एटलीस्ट 6th वाला तो दिख रहा है। यहाँ देखिए कितनी कार्बन आ गई, 1 2 3 4 5। बेटा इस एसिड का नाम है वैलेरिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है बेटा, वैलेरिक एसिड। एक्चुअली वैलेरिक एसिड क्यों बोला गया, क्योंकि इसका सोर्स जो होता है इट इज ए रूट ऑफ द वैलेरियन प्लांट। इसका जो सोर्स है दैट इज रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट। तो रूट ऑफ द वैलेरियन प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, वैलेरिक एसिड। अब ये मैंने जस्ट आपको कॉमन नेम के लिए बता दिया, और सब में देखो बेटा एक एक ही COH ग्रुप है, मतलब हम बोलेंगे दीज आर द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक काम करेंगे बेटा, हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी देखेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अभी जो हमने देखे दैट इज अबाउट द फर्स्ट, आई मीन तो ओनली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड थे। अब ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएंगे। तो अभी मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा, देखिए बेटा कुछ कंपाउंड लिखूंगा, और उन कंपाउंड्स की मैं यहाँ पर कॉमन नेम भी लिखूंगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमन नेम आएगा इनका, आप देखना कैसे। देखो बेटा सबसे पहले मैं लिख रहा हूं COOH, साथ में भी आ गया COOH। इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। सेकंड एग्जांपल क्या करेंगे, ये दो COH के बीच में एक CH2 डाल दो, और ये देखो बेटा COOH यहां भी आ गया, COOH यहां भी आ गया, राइट। अब ये ऑक्सैलिक एसिड के बाद में इसका नाम जो आएगा, इसका जो सेकंड वाले का जो नाम आएगा, कॉल्ड एज ए मैलोनिक एसिड।
पहले वाले का नाम क्या आ गया बेटा, ऑक्सैलिक, दूसरे वाले का नाम क्या आ गया, मैलोनिक। अब थर्ड देखो, अभी एक CH2 लगा है, अभी आप क्या करो, दो CH2 लगा दीजिए, ये रहे दो CH2 और COOH, और यहां पर भी क्या आ गया बेटा, COH। अब इसका नाम आ गया सक्सीनिक एसिड, इसका नाम क्या आ गया बेटा, सक्सीनिक एसिड। अभी क्या करो, दो CH2, अभी और एक CH2 लगा लो, देखो एक CH2 लगा दिया, एक CH2 ऊपर और एक CH2 नीचे, और बाकी के जो आपके COH वो ऐसे ही लगा लो, ये ऐसे ही लगा लिए, राइट। इसका नाम है बेटा ग्लूटैनिक एसिड, इसका नाम क्या है, ग्लूटैनिक, एक कॉमन नेम है पूरे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको और ट्रिक भी सिखा दूंगा, सीख जाएंगे कि कॉमन नेम भी कैसे याद रखते हैं। अभी मैं यहाँ पर और एक लिख रहा हूँ, कॉल्ड एज ए कंपाउंड है बेटा ये, और कंपाउंड के बगल में उसकी CN का मतलब है कॉमन नेम लिख रहा हूँ। अभी फोर्थ आ गया, अब फिफ्थ पे देखिए क्या आएगा, कितने CH2 आ गए, 1 2 3, अब चार CH2 आने हैं, 1 then 2 then 3 and then 4, राइट। चार CH2 आ गए, COOH। अब देखो ये ऑक्सैलिक है, मैलोनिक है, सक्सीनिक है, ग्लूटैनिक है, इसका नाम आएगा बेटा एडिपिक एसिड, इसका नाम आएगा एडिपिक एसिड, राइट। अब ये आपको याद कैसे करने हैं, मैं काम करूंगा, चार है ना, 5 CH2 डाल देंगे, 1 then 2 then 3, ये 4 और ये 5, बेटा ये भी COH आ गया, ये भी COH आ गया, और इसका नाम है पिनिलिक एसिड। देखिए बेटा मैं आपको ये सारे एसिड्स के नाम याद कराने का एक ट्रिक दे रहा हूं, कैसे सुनो, ओ माय सच ग्रेट एप्पल प्रेजेंट, ये याद करना है बेटा आपने, ओ माय सच ग्रेट एप्पल प्रेजेंट। बेटा ओ माय सच ग्रेट एप्पल प्रेजेंट में आप देख सकते हो, ओ का ऑक्सैलिक आ गया, माय का M मैलोनिक आ गया, सच का S सक्सीनिक आ गया, ग्रेट का G ग्लूटैनिक आ गया, ए का एडिपिक आ गया, प्रेजेंट का P पिनिलिक आ गया, सारे के सारे आ गए। देख लो बेटा, ओ माय सच ग्रेट एप्पल प्रेजेंट्स। तो बेटा आपने इस तरह से देख लिए कि ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटैनिक, एडिपिक, पिनिलिक को याद करने का तरीका क्या है, ओ माय सच ग्रेट एप्पल प्रेजेंट। लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं बेटा मैं, ये जो अपन ने मैलोनिक एसिड लिखे है ना, कभी कभी बुक में ना आपको इस तरह से दिखेगा MALEIC, मेलिक एसिड करके दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, मैलोनिक और मेलिक अलग अलग है। ये जो मेलिक एसिड होता है ये क्या होता है, एक COH ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ गया, फिर COH ग्रुप है, और ये H है और ये H है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म में, इसको जो होता है ये, दिस इज कॉल्ड एज ए सिस फॉर्म। सिस मतलब दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आ गए। अगर इसी का मैं ट्रांस बनाना चाहूं बेटा, अगर इसी का मैं ट्रांस बनाना चाहूं, ये है ना COH यहाँ पर है और H यहाँ पर है, राइट। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, जस्ट ए मिनट बेटा, मैं यहाँ लिखूंगा अभी, इसका ट्रांस बनाना चाहूँ, ये जो मैलिक एसिड है इसका ट्रांस कहाँ बनाऊँ, यहाँ जगह तो नहीं है, मैं ये निकाल देता हूँ बेटा, यहाँ लिखता हूँ मैं। अगर ये मेलिक एसिड है, मैं इसका ट्रांस बनाना चाह रहा हूँ, ट्रांस मतलब ऑब्वियसली COOH आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, सॉरी, और यहाँ पर बेटा एक H आएगा, और यहाँ पर COOH आ गया, और यहाँ पर H है। हम जानते हैं बेटा ये क्या है, उसी का मेलिक का, जो मेलिक आपका सिस में था, इसका जो ट्रांस बना लिए, इसका नाम चेंज हो गया अभी, एंड इट इज कॉल्ड एज ए नाउ फ्यूमेरिक एसिड। मतलब मैंने आपको ये दो चीजें एडिशनल इसीलिए दिया है कि हो सकता है कभी बच्चा मेलिक और मैलोनिक को सेम समझ जाए, एक्चुअली सेम नहीं होते बेटा, अलग है। ये मेलिक एसिड जो कि सिस फॉर्म में आता है, और उसी का फ्यूमेरिक ट्रांस में आता है, तो ये दोनों अलग है और ये अलग है। हमारे मेलोनिक कैसा आ गया बेटा, आपके पास जो ऑक्सैलिक था उसके बीच में एक CH2 ग्रुप डाल दिए, तो बन गया आपका मैलोनिक एसिड, राइट। चलो अब नेक्स्ट जाएंगे बेटा, हम लोग टाइप्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। बेटा जो बच्चों को
कॉमन नेम आ गया, जैसे कि मैं पूछूं कि व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड, तो सबसे पहली बात है कि हमको तो ये तो आना चाहिए कि सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा लिखा जाता है। मैं बोलूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड तो आना चाहिए। तो ये सक्सिनिक एसिड एडिपिक एसिड के फॉर्मूला याद करने से अच्छा ये पूरा ट्रिकी बना के दे दिया। ओ माई सच ग्रेट एप्पल प्रेजेंट, ओ का ऑक्सैलिक, माई का एम मेलोनिक, सच का एस सक्सिनिक, ओ माई सच ग्रेट जी ग्लूटेनिक, राइट, ग्रेट एप्पल, एप्पल का ए एडिपिक, प्रेजेंट पी का पेनिलिक। तो ये मैंने फॉर्मूले बना के दिया, एक एक CH2 ग्रुप डालते जाओ, आपको फॉर्मूले मिलते जाएगा। और जब आईयूपीएसी रूल सीख लोगे तो उसके आप आईयूपीएसी नेमिंग भी कर लोगे, राइट। बेटा ये कॉमन नेम में, ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम में, ये नॉर्मल एन करके आता है, आईएसओ करके आता है, नियो करके आता है। तो ये जो नॉर्मल हो गया, आईएसओ हो गया, नियो, ये सब क्या है, दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप है। तो बेटा अब जो पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। मतलब हमने जो पढ़ने हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप पढ़ने हैं, जो कि 3 तरह के हैं। पहला वाला टाइप बेटा एन डैश, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। सेकंड टाइप आएंगे दैट इज कॉल्ड एज ए आइसो, ये आइसो क्या होता है वो पढ़ेंगे। और थर्ड टाइप जो आती है दैट इज कॉल्ड एज ए नियो। बेटा ये 3 टाइप के अल्काइल ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। लेट अस गो विद द फर्स्ट वन कॉल्ड एज ए एन डैश, जिसका नाम है बेटा नॉर्मल। जब भी आपको इस तरह से नॉर्मल अल्काइल ग्रुप लिखने हैं तो इसकी कंडीशन होती है, व्हाट इज दैट, इट मस्ट हैव, सुनो बेटा, इट मस्ट हैव मिनिमम 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स। इसमें कितने होना बेटा, मिनिमम 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। मतलब एक स्ट्रेट चेन में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। किसके लिए, नॉर्मल के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं, 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो देखो मैं CH3 लिख दिया। बेटा यहाँ पर देखो 2 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया। अभी भी बच्चों को डाउट है तो मैं और क्लियर करके देता हूँ, व्हाट इज दैट। बेटा मैंने 3 कार्बन तो ले लिया है, कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम है 4 है, मतलब 4 बॉन्ड आने हैं। 4 बॉन्ड कैसे आएंगे, एक 1 आएगा, 2 3, ये 4 आ गया, फिर देखो 1 आ गया, 2 3 4, फिर यहाँ बेटा 1, फिर 2, फिर 3 4। इसको लिखते कैसे वो भी देखो बेटा, ये है CH3, फिर ये है CH2 बॉन्डेड विद CH2, बेटा ये है CH3 बॉन्डेड विद CH3। अगर मैं आपसे पूछूं इसको कॉमनली क्या बोलेंगे, तो बेटा 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में तो N डैश लिख दो, और ये 3 कार्बन है करके लिखते बेटा PROP, प्रोप सिंगल बॉन्ड है ANE। आप बोलेंगे सर हमें तो नहीं मालूम कि 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और 4 को ब्यूट, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, जस्ट अभी बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या होगा, देखिए बेटा अगर हमारे पास आल्केन होता है ना, कोई भी आल्केन, अगर उस आल्केन से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो जानते हो ANE का YL बन जाता है, ALKYL अल्काइल। मतलब अगर मेरे पास यहाँ मीथेन है और बेटा मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर लिया तो मुझे आ जाएगा एज ए मीथाइल। और बच्चा जानता है मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, तो मीथाइल का फॉर्मूला CH3 फ्री बॉन्ड होगा, राइट। वैसे ही बेटा अगर मेरे पास इथेन है और मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा बेटा, इथाइल। और इथेन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, C2H6। बेटा एक हाइड्रोजन निकाल लो तो क्या बन गया, C2H5। तो C2H5 कॉल्ड एज ए इथाइल, CH3 कॉल्ड एज ए मीथाइल, जो कि ये एक तरह के अल्काइल के ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं बेटा एज ए R डैश या एज ए डैश R कर दो, एक ही बात है। और ये अल्केन को डिनोट करते हैं बेटा एज ए RH। ये RH क्या है, आपका अल्केन है, यहां से एक H निकाल लो, आपको बन गया एज ए अल्काइल, राइट। अल्केन से क्या था, अल्काइल। तो बताने का मतलब ये आपका N प्रोपेन है। अगर मैं इसे ऐसा लिखूं बेटा कि CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया और फ्री बॉन्ड कर दिया, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन तो N डैश, और 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन तो N मतलब नॉर्मल, और 3 कार्बन है PROP प्रोप। और देखो बेटा आपने एक बॉन्ड फ्री कर लिए यहां से, दैट मीन्स प्रोपेन बिकम प्रोपाइल। ये क्या हो गया, प्रोपाइल। अगर मैं इसी को और ऐसा कर दूं बेटा कि ये CH3 भी है, CH2 भी है, CH2 भी है और यहाँ Cl लगा दिया, तो अब इसका नाम आ जाएगा 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में N और ये हो गया प्रोपाइल,
और Cl लगा दिए तो N प्रोपाइल क्लोराइड। बेटा ये आपको सिखाना था कि व्हाट इज एन, एन इंडिकेट नॉर्मल, और नॉर्मल किसके लिए आता है, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम इफ इट इज इन स्ट्रेट चेन। तो ये रहा बेटा आपका एग्जांपल। अब मैं आपको और एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला। मैं आपसे पूछूंगा बेटा बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या है, मतलब कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। तो आपको अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पर कॉमन नेम क्या है, तो आपको दिख रहे 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, आप क्या लिखो, एन डैश। एन डैश मतलब नॉर्मल, और जब 4 कार्बन आते हैं तो व्हाट यू विल से बेटा, यू विल से ब्यूटाइल, और Cl लगा दो, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन ब्यूटाइल क्लोराइड। इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी जो सेकंड टाइप आएगा, एंड दैट सेकंड टाइप ऑफ द कॉमन कॉल्ड एज ए आइसो ग्रुप, ये पढ़ना है अभी हमें। सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए आइसो ग्रुप। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखा देता हूँ। सीखो क्या है बेटा, ये लास्ट कार्बन है और ये लास्ट बट वन कार्बन है। ये जो लास्ट कार्बन है ये CH3 हो, लास्ट बट वन कार्बन पे CH हो, और यहाँ पर भी CH3 हो और एक फ्री बॉन्ड हो। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ बेटा, दिस इज ए लास्ट बट वन कार्बन, इसके सर पे H हो और इसी के पाव में भी CH3 हो। देखो ये लास्ट बट वन कार्बन के सर पे H और पाव में CH3, इस ग्रुप को बोला जाता है बेटा आइसो ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है, आइसो ग्रुप। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, आइसो ग्रुप में क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए, और है भी देखो मिनिमम 3। लेकिन 3 कार्बन एटम आपको कैसे अरेंज करने हैं, लास्ट, ये लास्ट कार्बन बट वन कार्बन के सर पे H हो, पाव पे CH3 हो, पाव मतलब नीचे में CH3 हो, और ये फ्री बॉन्ड हो। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 CH एंड CH3 फ्री बॉन्ड। बेटा आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 CH CH3 एंड फ्री बॉन्ड। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आपका फ्री बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ आपके राइट साइड में हो, लेफ्ट में ना हो, ऐसा नहीं है, आप कैसा भी लिख सकते हो। ये सारे आइसो ग्रुप्स है। अच्छा इन सारे आइसो ग्रुप के से एक एग्जांपल्स करके देखेंगे हम लोग। विल ट्राई टू डू सम एग्जांपल्स हियर। बेटा मुझसे पूछा गया है क्या आप आइसो प्रोपाइल क्लोराइड लिखोगे क्या। तो मैं आपको बताऊं बेटा, सबसे पहले आप आइसो बनाइए, फिर प्रोपाइल पे जाइए और फिर क्लोराइड पे जाइए। इसका मतलब है आइसो ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन लगते हैं, और देखो बेटा मैंने यहाँ 3 कार्बन का आइसो ग्रुप बना लिया। ये क्या बेटा, 3 कार्बन का एक आइसो ग्रुप बना लिया है। अब प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन ये दिख रहे हैं 1 2 3, और क्लोराइड ये हो गया Cl। सेकंड वन बेटा बी में बता रहा हूं मैं। अगर मुझे पूछा गया सर क्या आप आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हो, तो देखो बेटा आपको करना कुछ भी नहीं है, पहले आइसो ग्रुप बनाइए, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए और फिर सब्स्टिट्यूट जोड़ दीजिए। आइसो ग्रुप कैसे बनाओगे बताइए, CH3 CH एंड CH3 फ्री बॉन्ड, ये बन गया आइसो। अब आपके पास ब्यूटाइल है बेटा, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन आ रहे हैं 1 2 3, और ये आ गया 4th कार्बन, और फिर लगा दो Cl एज ए क्लोराइड। बेटा और एक ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया सर क्या आप आइसो पेंटाइल क्लोराइड बनाओगे। तो मैंने सोचा बेटा आइसो के लिए पहले आइसो ग्रुप बनाइए, फिर पेंटाइल के 5 कार्बन एटम काउंट कीजिए और फिर Cl का क्लोराइड जोड़ दीजिए। आइसो कैसे होगा देखिए, CH3 बॉन्डेड विद द CH अगेन बॉन्डेड विद द CH3। बेटा ये ग्रुप का ही नाम देखिए क्या है, आइसो ग्रुप है। पेंटाइल मतलब 5 होने, अब तक आपके 3 हो गए, देन 4th कार्बन एटम CH2, 5th कार्बन एटम CH2 और बाद में Cl लगा दीजिए, राइट। तो बेटा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, मतलब सारे आइसो ग्रुप इस तरह से बनाए जाते हैं। फिर मुझे पूछा गया क्या आप मेरे को आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बना के दोगे, तो बेटा मैं बताऊं अल्कोहल में OH लिखा जाता है, आइसो ग्रुप है ये CH3 देन CH देन CH3 फ्री बॉन्ड, ये बन गया आइसो। लेकिन ब्यूटाइल के लिए आपको 4 कार्बन होने हैं 1 2 3 एंड 4th कार्बन एटम, अल्कोहल आपसे पूछा तो OH लगा दीजिए। इज इट क्लियर बेटा। तो ये था अपना आइसो ग्रुप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और बेटा अब है दैट इज द थर्ड टाइप कॉल्ड एज ए